चीन सीमा के बाद अब भारतीय वायुसेना पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर अपनी ताकत दिखाने जा रही है। 6 मई से 20 मई तक जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल में वायुसेना बड़ा अभ्यास करेगी और इस अभ्यास में वायुसेना लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर का अभ्यास यहां पर करेगी। अवाक्स और मिसाइलों के जरिए यहां पर अपनी ताकत को और धार देगी। भारतीय वायुसेना अपनी युद्ध क्षमताओं को परखेगी जिससे कि मौके पर वो खरा उतर सके। इस युद्धाभ्यास में रफाल, सुखोई, जगुआर, मिग-29 जैसे लड़ाकू विमान अपना दमखम दिखाएंगे। इससे पहले दिसंबर में वायुसेना ने चीन से लगने वाली सीमा पर ताकत दिखाई थी, जब वायुसेना ने ईस्टर्न सेक्टर में युद्धाभ्यास किया था। उत्तर प्रदेश में इस वक्त निकाय चुनाव चल रहे हैं और आज पहले चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया, शाम 6 बजे तक चलेगा। आपको बता दें 9 मंडलों के 37 जिलों में यहां पर वोटिंग हो रही है और यहां पहला चरण जो है उसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल के 37 जिलों में वोटिंग हो रही है। सुबह से ही यहां पर मतदान बूथ पर लोगों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी और वोटिंग के लिए आज सुबह सुबह प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की वार्ड संख्या 797 में पहुंचे और मतदान किया। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती भी मतदान के लिए पहुंची और वोटिंग के बाद योगी ने विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी प्रतिक्रिया यहां पर दी। यूपी में आपको बताएं 700 से अधिक निकाय सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। स्थानीय निकाय के चुनावों में इस बार 7,593 पदों के लिए 44,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। और खास बात यह है कि इस बार नगर निगम में महापौर और पार्षदों का चुनाव ईवीएम से कराया जा रहा है। वहीं नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों का चुनाव बैलेट पेपर से कराया जा रहा है। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग 11 मई को होगी। तो आज पहला चरण है, 11 मई को दूसरा चरण है और 13 मई को नतीजे सबके सामने होंगे। वाराणसी से चुनाव का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु। यूपी नगर निकाय के पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। पहले चरण में 37 जिलों में मतदान हो रहा है। पहले चरण की बात करें तो 7,552 पदों के लिए 44,235 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं, मगर भाजपा इसे लोकसभा का सेमीफाइनल मानकर चल रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव के मद्देनजर 26 सभाएं की हैं, जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 3 दिन में सिर्फ 4 रैलियां की हैं। इस चुनाव में प्रत्याशियों के साथ प्रदेश के 23 मंत्रियों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अगर हम वाराणसी महापौर पद की बात करें तो यहां पर 3 मंत्रियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। यहां पर प्रत्याशी को लेकर कुछ अंतर्कलह का भी बात सामने आई थी, अंतर्कलह की बात भी सामने आई थी और प्रत्याशी को लेकर भी कुछ विरोध था। इसके बावजूद तीनों मंत्री और संगठन के लोग, पूरे लोग जिताने में लगे हुए हैं। इसके बाद हम गोरखपुर महापौर पद की बात करें तो वहां से खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उसकी चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। यही हाल अगर हम प्रयागराज की करें तो प्रयागराज में अतीक अहमद के मर्डर केस के बाद पूरे देश की निगाहें वहां पर लगी हुई हैं। इस मर्डर केस का क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक महत्वपूर्ण हो गया है। उसके बाद लखनऊ, जो कि बहुत ही प्रदेश की राजधानी है, इस नाते वहां पर महापौर पद को जिताना एक बहुत बड़ी चुनौती है और ब्रजेश पाठक वहां पर पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और उनकी प्रतिष्ठा बहुत ही जबरदस्त तरीके से वहां पर लगी हुई है। अभी ये पहले चरण का मतदान है, इसके बाद एक चरण का मतदान और होना है। 13 मई को इसके फैसले आएंगे, तब पता चलेगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार किस शहर में बनती है और किस शहर में नहीं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ हिमांशु शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अडानी ग्रुप ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत के पहले एकीकृत डेटा सेंटर और टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क की नींव रखी। विशाखापट्टनम के मूधरवाड़ा में कल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, अडानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अडानी और अडानी पोर्ट्स एंड SEZ के CEO करण अडानी की मौजूदगी में डेटा सेंटर की नींव रखी गई।
सीएम जगनमोहन रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि ये सेंटर क्षेत्र के समग्र विकास में अहम योगदान देगा। अडानी ग्रुप ने बताया कि 100% तक अक्षय ऊर्जा से लैस इस पार्क में 300 मेगावाट डेटा सेंटर क्षमता है। करीब 22,000 करोड़ की लागत से बनने वाले टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी होगा, जो भारत के सबसे बड़े हाइपर स्केल पार्कों में से एक होगा। भारतीय मानक ब्यूरो ने पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सुरक्षा मानक तय किए हैं और इसे 6 मानक तय किए गए हैं और कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन के लिए भी यहां पर सुरक्षा मानक जो है वो तय किए गए हैं। और यही नहीं, ई रिक्शा जैसी हल्की गाड़ियों के लिए भी नए पैमाने यहां पर लाने की तैयारी चल रही है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। शायद अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़े हादसे कम होंगे। बीते वर्षों में बैटरी फटने से या चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन अब भारतीय मानक ब्यूरो ने 6 पैमाने बनाए हैं जिनसे ये गाड़ियां ज्यादा सुरक्षित होंगी। इसमें लिथियम आयन ट्रैक्शन बैटरी पैक और सिस्टम पर नजर है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी। एनडीटीवी से बातचीत में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के डायरेक्टर जनरल ने कहा, हल्की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 3 और स्टैंडर्ड्स जल्दी ही तय कर लिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी को लेके हमेशा से सवाल उठते रहे और जिस तरह के एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले कुछ साल में, एक तरफ डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर भी बहुत लोगों के मन में आशंकाएं हैं। कैसे ये सुनिश्चित करेंगे आपकी जो क्वालिटीज़ हैं बैटरीज की ईवीज में, अब वो हाईएस्ट लेवल की हों? आप क्या स्टैंडर्ड तय कर रहे हैं? उसके लिए BIS ने 6 स्टैंडर्ड ऑलरेडी पब्लिश कर लिए हैं और 3 स्टैंडर्ड हैं जो ई रिक्शा को लेकर के हैं या लाइट इलेक्ट्रिकल जो जिनको व्हीकल्स कहते हैं, उनकी बैटरीज को लेके अभी काम चल रहा है। तो एक बार जब इंडस्ट्री इन स्टैंडर्ड से कंप्लायंस इंश्योर करने लगेगी तो मुझे लगता है कि जो जिस तरह की घटनाएं या दुर्घटनाएं हम लोगों ने देखी वो बंद हो जाएंगी। साथ ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने खेतों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स की गुणवत्ता के पैमाने भी तय कर दिए हैं। ड्रोन्स को साइबर हमले से बचाने और उनके डेटा को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये पैमाने अहम होंगे। फिलहाल सरकार, इंडस्ट्री और दूसरे स्टेक होल्डर्स के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के लिए बैटरी स्वैपिंग के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तय करने पर भी बातचीत चल रही है। We are working on standards on e-vehicles and the charging infrastructure of e-vehicles. All standards are made with deep consultations with industry. Industries involved in the whole process. Our technical committees also have industry members and they also take the views of industry before any standards or QCOs are finalized. सरकार ने मई 2014 के बाद 387 प्रोडक्ट्स के लिए अब तक देश में 101 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जारी किए हैं। फिलहाल 643 प्रोडक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड्स तय करने की कवायद जारी है। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।